स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन अभी क्लास 11th का क्लास 11th का जो आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है, कौन सा है? दूसरा चैप्टर है ये, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। क्या नाम है इसका? परमाणु की संरचना अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें अपन को आज देखना है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या जिसे अपन रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं। तो आज अपन को इसके बारे में पढ़ना है। तो जो रदरफोर्ड थे, ठीक है, तो रदरफोर्ड और उनके कुछ जो विद्यार्थी थे, है ना, जैसे कि हेंस गीगर और अर्नेस्ट मोर्सडेन, ठीक है, ऐसे दो उनके विद्यार्थी थे। इन्होंने क्या है, मिलकर के जो सोने की बहुत ज़्यादा पतली पन्नी है ना, जो गोल्ड फॉयल होती है, यानी कि जो सोने की पन्नी है ना, बहुत ही ज़्यादा महीन पतली पन्नी थी, ठीक है ना। और इसका जो साइज था वो था, सोने की जो पतली पन्नी वो 100 nm मोटाई की थी, मतलब 100 नैनोमीटर जितनी ये पतली थी, है ना। तो इस पे इन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार की। और जो अल्फा कण होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो अल्फा कण होते हैं उन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इन अल्फा कणों की उन्होंने क्या है, जो सोने की पन्नी थी इस पर क्या अल्फा कणों की इस तरीके से उनने बौछार कराई। इससे क्या हुआ कि रदरफोर्ड के जो प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन है ना, इस प्रयोग को अपन चित्र में देखेंगे। यहाँ पे ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ पे ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये अल्फा जो रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग है, ठीक है, और जो सोने की पतली पन्नी उसमें क्या हुआ ये वो इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले अपन ये इसके डिटेल पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसके जो चित्र है इसका अपन है ना देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि जो सोने की जो पतली पन्नी है ना, उसका जो साइज था वो 100 nm मोटाई का था, यानी कि 100 नैनोमीटर की थी, की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की को भेजा गया, है ना। यहाँ पे जो सोने की जो पतली पन्नी लगी हुई है, यहाँ पे ये जो सोने की पतली पन्नी लगी है ये वाली, यहाँ पे राउंड राउंड में, ठीक है, तो सोने की ये पतली पन्नी है ना। और इस पे क्या है, यहाँ पे एक अल्फा कणों का है ना बौछार करने वाले एक स्रोत, यानी कि रेडियो एक्टिव स्रोत है ये, ठीक है। क्या है ये? रेडियो एक्टिव स्रोत है। इस स्रोत से क्या है, अल्फा कणों की बौछार की गई। यहाँ पे लेड की प्लेट लगी हुई है, ठीक है, क्या लगी है? लेड की प्लेट लगी है, जिससे होकर के ये जो अल्फा कण होते हैं वो सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं। और ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण होते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है ये बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रदीप्तशील, और इस पन्नी में जो सोने की पन्नी इसमें क्या है, जिंक सल्फाइड की है ना इसमें परत भी लगा दी। ऐसा करने से क्या हुआ कि जहाँ से ये अल्फा कण ऐसी टकराए इस पे, ठीक है, तो यह प्रतिदीप्तिशील, यानी कि ये क्या है, ये चमकने लगा, है ना। और परत काय की लगाई थी, जिंक सल्फाइड ZnS की, ठीक है। ये ध्यान रखना कि इसमें जो परत लगाई गई थी, है ना, जो आपकी जो फॉयल थी ये सोने की थी, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है, बन सकता है इसमें, कि उन्होंने सोने की पतली पन्नी, मतलब सोने की ही पन्नी क्यों ली? तो इसका कारण ये है कि जो सोना होता है इसकी बारीक से बारीक है ना पतली पन्नी प्राप्त करना संभव है। बाकी यदि कोई मान के चलो अपन सिल्वर ले लें या कोई अन्य बाकी धातु ले लें, तो उससे इतनी महीन पतली पन्नी प्राप्त करना संभव नहीं है ना। इसलिए उन्होंने क्या है, सोने की पन्नी का उपयोग किया था। और इस पे क्या है, जिंक सल्फाइड की एक है ना प्रतिदीप्तशील परत लगा दी, ताकि जैसे ही अल्फा कण जहां से भी टकराए तो वो क्या है, चमकने लगता है ना। नहीं तो ये केवल सोने की पन्नी होगी तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ अल्फा कण टकरा रहे हैं। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है ना, तो इसमें क्या है, प्रकाश की स्फुरदीप्ति, यानी कि जो प्रकाश है ना वो क्या है, यानी कि वो वहां पे वो चमकने लगती है। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम है ना काफी अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में उपस्थित है ना सोने के
प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम है ना काफी क्या है अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार जो पत्ती है में उपस्थित सोने के है ना प्रत्येक परमाणु का जो द्रव्यमान है पूरे परमाणु भार पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। अल्फा कणों में है ना ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। उन्हें अपेक्षा थी कि पत्ती मतलब सोने की पतली पन्नी से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। ठीक है, तो उनको क्या है जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि पहले जो थॉमसन का प्रयोग आया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये धनाभिषिक्त एक गोला होता है तरबूज के आकार का। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है ऐसे बिखरे होते हैं, यानी कि जो आवेश है वो पूरे परमाणु में उपस्थित होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार की वो अपेक्षा लगाए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपना प्रयोग किया है ना तो उसको अपेक्षा के है ना जैसा ही वो अपेक्षा कर रहे थे वैसे उनको परिणाम नहीं मिले। है ना, जो परिणाम मिले वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे। है ना, तो क्या क्या मिला, तो उन्होंने पहले उनको देखने को मिला कि जो अधिकांश अल्फा कण है ना वो सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। मतलब कि उनमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। मान के चलिए यहाँ पे ये परमाणु है एक, है ना, तो जो अल्फा कण है वो आपके ऐसे सीधे निकल गए। ठीक है ना, उनमें कोई विक्षेप यानी कि उन्होंने ना तो उनकी गति धीमी हुई और ना ही उन्होंने अपना दिशा परिवर्तन किया। वो है ना सीधे के सीधे वो निकल गए। इसके बाद और क्या देखा उन्होंने, इसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम जो अल्फा कण है वो छोटे कोण से विक्षेपित हुए। यानी कि मान के चलो ये परमाणु है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका केंद्रक है, तो इस तरीके से वो विक्षेपित हुए, इस तरीके से। ठीक है ना, बिल्कुल हल्के से कोण के साथ वो विक्षेपित हुए। और बहुत ही थोड़े कण है ना, बहुत ही थोड़े कण जैसे कि 20,000 में से कोई एक, यदि 20,000 कण है तो उनमें से कोई एक है वो पीछे की ओर है ना लौटे, अर्थात लगभग 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ, यानी कि वापस वो इस तरीके से ऐसे लौट गए। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। है ना, तो ये चीज़ें उन्होंने अपने प्रयोग में देखी थी और इससे उन्होंने फिर कुछ निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, तो इनके निष्कर्ष को भी अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला निष्कर्ष निकाला था, उन्होंने बोला था कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है ना, तो वास्तव में जो परमाणु है वो आपका इस तरीके से होता है और बीच में होता है केंद्रक। ठीक है, बीच में केंद्रक होता है, इस केंद्रक में आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं इसमें। है ना, प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जिसपे कोई चार्ज नहीं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे कक्षाओं में क्या है चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो परमाणु का जो अधिकांश भाग है ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका ये खोखला है ये वाला। ठीक है, ये जो भाग है ये आपका खोखला है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर चले गए। है ना, तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो अधिकांश जो अल्फा कण है वो सोने की पन्नी को क्या पार करके चले गए थे। ना तो इनकी गति मतलब कोई बदलाव होगा और ना ही इनमें क्या है ये विक्षेप इन्होंने दर्शाया। ठीक है, तो इससे इनको पता चला कि इस परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला होता है। कुछ ही धनावेशित अल्फा कण है ना विक्षेपित होते हैं, मतलब कुछ ही अल्फा कण क्या है विक्षेप दर्शाते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से परमाणु केंद्रक है, यहाँ से इस तरीके से उन्होंने विक्षेप इस तरीके से ऐसे विक्षेप दर्शाया। यह विक्षेपण अवश्य हो अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो अल्फा कण है इन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, यहाँ पे इसमें क्या है प्रोटॉन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिसपे है ना कोई चार्ज नहीं है। तो ये वाला पॉजिटिव और अल्फा कण का पॉजिटिव, इनमें क्या हो गया प्रतिकर्षण हो, दोनों में क्या है समान आवेश है इसलिए इसमें प्रतिकर्षण होगा, इसलिए क्या है ये अपनी दिशा को बदल लेते हैं। लेकिन ऐसे जो कण हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए गए। तो है ना अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा। इससे यह पता चला कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश है ना समान रूप से बटा हुआ नहीं है। है ना, अब इस प्रयोग से उनको ये पता चला कि जो उन्होंने बताया था थॉमसन ने कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु पर क्या है वितरित होता है। ठीक है, जो धनावेश है वो पूरे परमाणु पर वितरित होता है ना, तो उनको ऐसा पता चला कि ऐसा नहीं है ना, थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है। धनावेश बहुत कम
आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो जो धनावेश है उन्होंने ये बताया था कि जो परमाणु है उसके केंद्रक में धनावेश होता है। धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ। ठीक है, तो इसी कारण से इनका क्या है, ये प्रतिकर्षण के कारण ही ये क्या है, ये मान के चलिए ये वापस लौट गए और इसके बाद इनमें क्या है, इस तरीके का विक्षेपण देखने को मिला। रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम नगण्य होता है। ठीक है, तो यहीं से क्या है, परमाणु केंद्रक की खोज हुई और जो कि क्या है, रदरफोर्ड ने की थी, है ना। तो रदरफोर्ड ने गणना करके ये फिर बताया था कि जो नाभिक का आयतन है, जो परमाणु के नाभिक का जो आयतन है ना, ये संपूर्ण परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में क्या हो, नगण्य होता है। परमाणु की जो त्रिज्या लगभग 10 की घात माइनस, है ना, 10 मीटर होती है और जबकि नाभिक की जो त्रिज्या है वो होती है 10 की घात माइनस 15 मीटर। आकार के इस अंतर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाले गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कण हैं, इसमें केवल अपन एक बना सकते हैं। एक कण ये है और यहाँ पे है ना पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या है, धनावेश है। तो कुछ अल्फा कण इस तरीके से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण क्या है, इस तरीके से ऐसे सीधे निकल गए ये, है ना, इनने कोई विक्षेपण नहीं दर्शाया, इस तरीके सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कणों ने क्या है, विक्षेप दर्शाया। ठीक है, कुछ अल्फा कणों ने इस तरीके से इसमें विक्षेप दर्शाया है, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ अल्फा कण क्या हो गए, इसको है ना वापस लौट गए, जहां से आए थे वो अपने मार्ग से वापस लौट गए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके अल्फा कण है ना, जिसमें पे धनावेश होता है और इस पे भी धनावेश है ना। तो इस तरीके से आप इसका चित्र बना सकते हैं। इसमें क्या है, सोने की पन्नी है तो इसमें बहुत सारे परमाणु ये दर्शाए गए हैं, है ना। सोने की पन्नी, यहाँ पे अल्फा कणों का पुंज है और ये विक्षेपित कण है ना, ये विक्षेप दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये विक्षेपित कण है ना। तो सोने की पन्नी पर ये प्रयोग किया गया था, है ना, जो रदरफोर्ड ने किया था। अब इसके बाद ये जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो उपरोक्त परीक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने है ना अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब इस मॉडल के मुख्य बिंदु अपन पढ़ेंगे, है ना। तो इस मॉडल के अनुसार सबसे पहला पॉइंट है कि परमाणु का जो धनावेश है तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है और परमाणु के इस अति अल्प, है ना, मार्ग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ही क्या है, नाभिक की खोज की थी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, जो नाभिक की खोज है, जब परमाणु नाभिक है या परमाणु का जो केंद्रक है ना, तो उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें की कक्षा कहा जाता है, में तेजी से घूमते हैं, है ना। जो ये कक्षा होती है ये केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ये तेजी से चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। ठीक है, जो सौर मंडल होता है जैसे, है ना, और जिसमें क्या है, सूर्य क्या है, वो नाभिक के समान होता है और जो ग्रह मान के चलिए सूर्य है, ठीक है, तो इसको नाभिक मान लें और बाकी जो है ना जो ग्रह हैं वो इस तरीके से इसमें चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर विद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और नाभिक, ये परमाणु है, यहाँ पे ये नाभिक है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके बीच ये बंधे रहते हैं। ठीक है, और ये क्या इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब इसके बाद अपन को पढ़ना परमाणु संख्या और द्रव्यमान। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे परमाणु संख्या क्या होती है और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, तो जो नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है,
जो परमाणु होता है, ठीक है, उसमें जो नाभिक होता है ना, तो इसमें जो धनावेश है वो प्रोटॉन के कारण होता है। ये आवेश क्या है? प्रोटॉन के कारण होता है धनावेश। तो नाभिक का धनावेश को प्रोटॉन के कारण होता है। पहले प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। यानी कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है ना, तो इस पे प्लस है तो इस पे 1 होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना माइनस है, वो ये भी 1 होता है ना। तो दोनों पे जो चार्ज है वो बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। और इसी का परिणाम है कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है। आपका परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। यानी कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर है ना नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है, इसकी बात खोजें सबसे बाद में हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो इसका बाद में पता लगाया गया, जो कि चैडविक के द्वारा लगाया गया था। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है ना विपरीत चिन्ह का होता है। इसका अर्थ है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। यानी कि जितने कोई परमाणु है, उस परमाणु में जितने आपके प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाती है? परमाणु संख्या हो जाती है। जैसे हीलियम है ना, तो हीलियम की है ना जो परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन की 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रोटॉन है और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना। तो जो नाभिक होता है या जो कोई परमाणु है ना, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो आपकी संख्या है, जो प्रोटॉनों की कुल संख्या है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। उदाहरण, प्रोटॉनों की संख्या है ना हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। अतः इनका परमाणु क्रमांक 1 और 11 होगा। मतलब हाइड्रोजन का इसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक 1 है ना। और बोल रहा है कि सोडियम में कितने? 11 प्रोटॉन होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 11 होते हैं। इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। और परमाणु क्रमांक को या परमाणु संख्या को अपन Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काय के द्वारा? Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखा है परमाणु संख्या Z बराबर है ना परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो दो प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि वो परमाणु उदासीन है तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर अपन ज़्यादातर क्या करेंगे? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर इसको परिभाषित करेंगे। तो जो नाभिक का है ना धनावेश है उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और कुछ अन्य उदासीन कणों जिसमें प्रत्येक को है ना द्रव्यमान प्रोटॉनों के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है के कारण होता है। इस उदासीन कण को अपन न्यूट्रॉन कहते हैं ना। न्यूट्रॉन की जो खोज है जो चैडविक ने की थी। ठीक है ना, किसने की थी? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, जो आपका जो परमाणु है ना, जो केंद्रक है, इसमें आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि जो केंद्रक होता है, नाभिक होता है, उसके अंदर रहते हैं, इसलिए इनको अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जो न्यूक्लियॉन्स है कि कुल संख्या को है ना परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि उसमें जितने भी आपके प्रोटॉन है, प्रोटॉन की कुल संख्या और जो आपके न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्या को अपन बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इन दोनों की संख्या की योग को क्या बोलते हैं? अपन परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या Z और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके अपन, जैसे हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अभी समस्थानिक के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक, इसमें जो पहला आपका हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है ना। तो प्रोटॉन इसमें 1 होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं इसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने? 0 होते हैं। इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो द्रव्यमान 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। वहीं पे अपन हीलियम को देख लें, हीलियम को, तो हीलियम में 2 आपके प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 2 कितने होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और 2 इसमें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2, इसलिए इसका परमाणु द्रव्यमान 4 हो जाता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या अपन क्या को परिभाषित कैसे कैसे करेंगे, है ना। तो किसी परमाणु में उपस्थित
है ना, उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या अपन बोल सकते हैं, द्रव्यमान या परमाणु भार बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बोल दो या फिर इसको अपन परमाणु भार बोल सकते हैं। इसके बाद है, इसके बाद आपके समस्थानिक आते हैं, है ना, समस्थानिक और संभारक, है ना, तो इसको अपन अगली क्लास में कवर करेंगे, है ना। आज तक के लिए अपना इतना ही है। आज की क्लास में अपना यहीं तक है, ठीक है, और आज की ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। और कल की क्लास में अपन इस समस्थानिक और संभारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे अपन, समस्थानिक और संभारक के बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।